आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं मन लगा के। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसका सेकंड पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट का पिछला वीडियो अपलोड हो गया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लास्ट में वीडियो के वो लगा दूंगा उसका लिंक। और पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक बात किया था और इस वीडियो में कहाँ से बात करने वाला है ये हम देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था ह्यूमन ब्रेन के पहले का टॉपिक, मतलब हमने क्या क्या डिस्कस किया था। पहले हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जनरल ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था कैसे डिवाइडेड होता है नर्वस सिस्टम। फिर मैंने आपको ये बताया था नर्व्स के बारे में। और फिर हमने रिफ्लेक्स आर्क के बारे में देखा था, जो कि मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन से। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपसे अभी ना पूछे तो आपसे कुछ टाइम बाद पूछेंगे, अगले साल पूछेंगे, उसके अगले साल पूछेंगे, पर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से देखते हैं, समझते हुए चलते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अगर आप रिकॉल कर पाओ तो आपको जो भी आइडिया है पहले आप उसको कलेक्ट किया करो। जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पहले सोचा करो उसके अराउंड, ताकि आपका एक मतलब थिंकिंग डेवलप हो सके। ये नहीं है कि बस जो लिखा है वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो रट लिया, बस ऐसे हो गया। नहीं, ऐसे नहीं काम चलता है। पहले जो भी टॉपिक है, जो भी आपको उसके बारे में आइडिया मिल रहा है, जो भी थोड़ा बहुत आपको पता है, पहले उसके बारे में सोचा करो थोड़ी देर, 1-2 मिनट। तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में क्या-क्या चीज़ आपको पता है? एक तो कहाँ पे प्रेज़ेंट होगा, जो कैविटी है, आपको पता है ह्यूमन ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और अगर वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है मतलब हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना है क्योंकि अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी ने जैसे अगर कोई ट्रॉमा लिया, किसी को कोई इंजरी हो गई और अगर मान लो कि ये प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होता, तो सोचो कितना डेलिकेट ऑर्गन है ब्रेन और कितने ईज़िली वो डैमेज हो सकता था। तो इसको बचाने के लिए हम इसको डालते हैं क्रेनियल कैविटी में, जिसको आप स्कल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? स्कल के अलावा, स्कल तो आपका हार्ड बोनी पार्ट हो गया। स्कल के अलावा भी ब्रेन जो है वो 3 कवरिंग्स होती है ब्रेन के अराउंड, 3 कवरिंग्स। स्कल तो आपका बोनी पार्ट हो गया, पर 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं पाया मैटर, एरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर। ठीक है? एरेक्नॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर। तो मैं आपको बता रहा था कि स्कल जो है वो आपका बोनी कवरिंग हो गया प्रोटेक्शन के लिए, पर आपके साथ आपके पास बोनी कवरिंग के साथ-साथ कुछ मेम्ब्रेनस कवरिंग भी होती है। कौन-कौन सी मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है? पाया मैटर, एक्टिनोइड मैटर और ड्यूरा मैटर। और इन मेम्ब्रेनस कवरिंग को हम कहते हैं मेनिन्जेस। मेनिन्जेस। अब इसके जो 3 कवरिंग है, वो आपके कुछ इस तरीके से पड़े हुए हैं। ऐसे पाया मैटर आ गया, फिर सपोज़ आपका बाहर अरेक्नॉइड मैटर आ गया और फिर आ जाएगा आपका ड्यूरा मैटर, ऐसे। ठीक है? तो ये आपका मतलब जो ब्रेन है उसको डायरेक्ट हार्ड पार्ट से कॉन्टैक्ट ना हो, फ्रिक्शन ना हो, वियर एंड टियर ना हो, इस वजह से मेम्ब्रेनस कवरिंग होता है। और इन मेम्ब्रेनस कवरिंग और ब्रेन के बीच में क्या होता है? एक फ्लूइड होता है। आप याद करो, अगर आपने सुना है सीएसएफ के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी सुना तो मैं बता देता हूँ। सीएसएफ होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, 150 एमएल के अराउंड होता है ये। तो एक जनरल आइडिया ये है कि जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, जैसे कि आपका ब्रेन हो गया, फिर हार्ट हो गया, फिर लंग्स हो गया, ठीक है? जितने भी आपके ऑर्गन हैं, वो डायरेक्टली जो उनका मेम्ब्रेनस कवरिंग होता है, वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं होते। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। हो सकता है वहाँ से नर्व जा रही हो, उसके अराउंड वो अगर रब करे तो नर्व में इरिटेशन हो। तो ये सब चीज़ें हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि स्मूथ रहे, जब मूवमेंट भी होता है तो और स्मूथनेस के लिए हम क्या करते हैं? लुब्रिकेटिंग फ्लूइड लगाते हैं उसके अराउंड। तो इसी तरीके से हमेशा एक फ्लूइड होता है, जैसे लंग्स के अराउंड प्लूरल फ्लूइड होगा,
ठीक है, ब्रेन के अराउंड सीएसएफ है। तो इस तरीके से जनरल आइडिया ये है कि हर विसरल ऑर्गन के सराउंडिंग में फ्लूइड होता है। ठीक, तो ये हो गया ब्रेन का आपका जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं ब्रेन के पार्ट्स के बारे में, जो कि आपके लेवल पे सबसे इम्पोर्टेंट यहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स, तो ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। ठीक है, ब्रेन को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। कोई हाई फाई नाम नहीं दिया हुआ है पार्ट्स को, उनके सीधे सीधे लोकेशन के ऊपर नाम दिया हुआ है, तो आपको याद करना बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन पार्ट्स के अंदर सब पार्ट्स कौन कौन से आते हैं, कौन सा लोकेशन है। ठीक है, तो फोर ब्रेन, इसके लिए ये वाला अगर हम डायग्राम देखें, आप ही के एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है, तो अगर हम ये वाला डायग्राम देखें, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने फोर ब्रेन मार्क किया हुआ है, मतलब इस पोर्शन को इन्होंने फोर ब्रेन कहा है। पर इससे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको लगेगा कि बस ये आगे वाला जो पोर्शन है इसको फोर ब्रेन कहते होंगे। नहीं, पर ये गलत है। फोर ब्रेन ये पूरा है, ये पूरा फोर ब्रेन है। जहां तक आपको ये दिख रहा है कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये जो बाहर का है ना, इसको कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, या फिर कहते हैं सिंपली सेरेब्रम। ये देखो लिखा हुआ है सेरेब्रम, इसको कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स या फिर कहते हैं सेरेब्रम। तो ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है। तो ब्रेन को अगर आपको इमेजिन करना है ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे है, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे कि एक फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर के पेडिकल्स होते हैं साइड में और उसके ऊपर पेटल्स होते हैं। ठीक है, तो जो पेटल्स ऊपर से कवर कर रहा है, जो मेन बल्क बना रहा है फ्लावर का, मेन बल्क बना रहा है, ऊपर से कवर कर रहा है, वो आपका सेरेब्रम है। मतलब सेरेब्रम आपका यहाँ से लेके ऐसे पूरा ऊपर से जाते हुए, ऊपर से जाते हुए ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये पूरा सेरेब्रम है। ठीक है, सबसे बड़ा पोर्शन है सेरेब्रम। ये ऊपर से उसने एक मेन बल्क बना दिया, कवरिंग। अब नीचे में कुछ स्ट्रक्चर्स है जो उसको होल्ड किए हुए हैं, जो उसको होल्ड करके नीचे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे फ्लावर का भी स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर मैं फ्लावर आपके लिए बनाऊं, तो ऐसे अगर फ्लावर है, ठीक है, और यहाँ पे होता है स्टेमन, सेपल्स होते हैं यहाँ पे, और फिर नीचे स्ट्रक्चर कुछ ले जा रहे होते हैं। तो आप इसके तरह से अगर आप समझो, तो ये जो आपका पूरा बल्क एरिया था ये आपका फोर ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन। और मेनली कौन बना रहा है? सेरेब्रम, सेरेब्रम। ठीक है, तो आपको ये देख के कंफ्यूज नहीं होना कि अच्छा ये बस आगे आगे वाला पार्ट बोला है, मतलब ये यहाँ यहाँ तक वाला पार्ट को कह रहे होंगे फोर ब्रेन। नहीं, फोर ब्रेन पूरा है। आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ऐसा पार्ट है, देखो होता क्या है कि आपको शायद ये पता होगा कि ब्रेन के दो कॉर्टेक्स होते हैं। ब्रेन में दो कॉर्टेक्स होता है सेरेब्रम के। तो ब्रेन ऐसे अगर पड़ा हुआ है तो ऐसे एक होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और एक ऐसे होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो दोनों जो कॉर्टेक्स होते हैं उनका कुछ फंक्शंस तो इंडिविजुअली डिटरमाइन कर सकते हैं वो, जैसे कि मान लो कि राइट कॉर्टेक्स कुछ एक फंक्शन कर देगा, सपोज मेरे इस हाथ का कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, लेफ्ट कॉर्टेक्स मेरे इस हाथ का कॉन्ट्रैक्शन कर देगा। कुछ फंक्शन तो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, पर काफी फंक्शंस के लिए उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है। ठीक है, आपस में कम्युनिकेट करना होता है कि मैं ये वाला सिग्नल भेज रहा हूँ, तुम्हारा क्या इनपुट आएगा, अच्छा तुम्हारा ये इनपुट आएगा, तो फिर यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन होगा, उसके बाद ही वो एक ओवरऑल नेट रिजल्ट के तौर पे वो एक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनको एक पैसेज चाहिए, उनको एक नेटवर्क चाहिए जहाँ से वो कम्युनिकेट कर सके। और वो नेटवर्क कौन प्रोवाइड करता है? वो नेटवर्क प्रोवाइड करता है आपका मिड ब्रेन। वो नेटवर्क प्रोवाइड करता है मिड ब्रेन, दो कॉर्ट। और अगर मैं आपको कह रहा हूँ, पता चल जाएगा कि वो जो आपके जो फोर ब्रेन के जो कॉर्टेक्स होंगे, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होंगे, उनके बीच में कम्युनिकेशन और कनेक्टिंग नेटवर्क प्रोड्यूस करेगा, तो उसका यही फंक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, जो कि होता है हाइंड ब्रेन। ठीक, यहाँ पे हाइंड ब्रेन आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर इन्होंने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं, सबसे पहले देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर है पॉन्स। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर है पॉन्स। पॉन्स कौन सा पोर्शन है? पॉन्स ये वाला पोर्शन है, जो आपको यहाँ पे एक बल्जिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इस पार्ट पे देखो। जैसे कि अगर आपने फ्लावर की तरह इमेजिन किया हुआ है, तो इस पार्ट पे देखो। ठीक है, ये जो आपको बल्जिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पॉन्स है। ठीक,
पॉन्स का रोल क्या होता है, पॉन्स का फंक्शन यहीं पे देख लेते हैं। पॉन्स का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पॉन्स का आर आर सी में। आर आर सी आप पूछोगे क्या है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आर आर सी क्या है। आर आर सी होता है रेस्पिरेटरी रिदम कंट्रोल। आर आर सी मतलब होता है रेस्पिरेटरी रिदम कंट्रोल। पॉन का जो फंक्शन है वो आर आर सी में है। अब देखो, जैसे कि हम सांस लेते हैं, नॉर्मल हम सांस ले रहे हैं, हम सोच नहीं रहे, मतलब हम कॉन्शियस नहीं हो रहे अपनी ब्रीदिंग के बारे में, नॉर्मल हम सांस ले रहे हैं तो एक रिदम बनता रहता है। जैसे रिदम मतलब आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि कोई भी चीज अगर एक रेगुलर इंटरवल पे हो रही है, वो एक्शन रिपीट हो रहा है, तो उसको रिदम कहते हैं। तो रेस्पिरेशन में एक बहुत अच्छा रिदम होता है जो कि मेंटेन हुआ रहता है। तो जो नॉर्मल कंडीशंस में जो रिदम मेंटेन होता है रेस्पिरेशन का, वो करवाता है पॉन्स, ठीक है। तो आपको सारे स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताने वाला ना, उनका कम से कम एक एक फंक्शन तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता ही होना चाहिए, और उससे ज्यादा आपको पता होना चाहिए। तो पॉन्स का क्या फंक्शन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रिदम कंट्रोल। आपको वर्ड याद नहीं आ रहा, सिंपली आप कहो कि रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को कंटिन्यूअस रखता है, एक रिदमिक फॉर्म में रखता है, ठीक है। अगर आपको ये हाई फाई वर्ड लग रहा है कि रेस्पिरेटरी रिदम कंट्रोल, कोई बात नहीं, उसको भूल जाओ। मेरा मोटिव है बस आपको समझाना कि ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, मेड्यूला पे, ठीक है। मेड्यूला पे आते हैं। अब मेड्यूला देखो कौन सा है, पॉन्स तो ये हो गया आपका, ये जो डाइल्यूटेशन था बाहर क्यों निकला था। अब मेड्यूला आप देखोगे अगर, तो एक सेकंड डाइल्यूटेशन होता है, इसके बाद सेकंड कर्व है, बल्ज है, ठीक है। तो इस पोर्शन को कहते हैं मेड्यूला। अब मेड्यूला का क्या फंक्शन है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा, इसको कभी कभी आप सुनोगे ऑब्लंगाटा लगा होता है आगे, एक ही बात होता है मेड्यूला और मेड्यूला ऑब्लंगाटा। तो मेड्यूला का बहुत सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सीवीएस में। सीवीएस मतलब होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मतलब इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट रेट कंट्रोल करने में। और किस में फंक्शन होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में। और किस में फंक्शन होता है, पीएच बैलेंस कंट्रोल करने में। बॉडी में आपको अगर पता है, हमने केमिस्ट्री में मैंने आपको पीएच पढ़ाया था, तो बॉडी में भी बहुत क्लोजली पीएच रेगुलेट होता है। तो पीएच बैलेंस कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जितने भी रिएक्शन बॉडी में चल रहे होते हैं मेटाबॉलिज्म के, बहुत ही नैरो पीएच रेंज में हो सकते हैं पॉसिबल। सपोज एक रिएक्शन है जो स्टमक में चलती है, बहुत ही एसिडिक मीडियम चाहिए, 1 पीएच पे चलता है। अब अगर स्टमक में सपोज 5 पीएच हो गया, तो क्या वो रिएक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पीएच को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन आपको पता ही है, बीपी हम नापते हैं, बीपी की ऐसी कुछ वैल्यू आती है सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक। तो वो जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है, वो है मेड्यूला का काम। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट का कैसे रेगुलेशन होगा, वो है मेड्यूला ऑब्लंगाटा का काम। अब आते हैं थर्ड पार्ट हाइंड ब्रेन का, जो कि है सेरेबेलम। आई एम सो सॉरी, सेरेबेलम। आपको हमेशा यहाँ पे दो वर्ड्स में ध्यान देना है, सेरेब्रम और सेरेबेलम। बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, कोई कोई निकल जाता है जौन से। सेरेब्रम और है सेरेबेलम, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स आपको ब्रेन में हमेशा देखने को मिलेंगे, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेरेबेलम पहले देख लेते कौन सा पार्ट है। सेरेबेलम ना ट्री की तरह होता है, सेरेबेलम पेड़ की तरह होता है। ये है स्टेम ऐसे, और ये पेड़ जा रहा होता है। इसको आर्बोर भी कहते हैं। आर्बोर का मतलब होता है ग्रीक में, आर्बोर, आर्बोर का मतलब होता है पेड़, ठीक है। आर्बोर वीटे कहते हैं इसको। तो इसका अपीयरेंस ऐसा होता है कि जैसे ये स्टेम आपको मैं दिखा रहा था, ये आपको स्टेम की तरह लग रहा है, ये स्टेम की तरह था, और यहाँ पे साइड में एक ऐसा मतलब पेड़ है, ठीक है, ऐसे स्लांटिंग में, और ये आपको ये देखना है, इसको कहते हैं सेरेबेलम। तो सेरेबेलम का क्या फंक्शन होता है, सेरेबेलम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको पता होना चाहिए, वो होता है पोस्चर के लिए। और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए पोस्चर के लिए, मतलब कि अगर कोई आदमी आंख बंद करके चल रहा है, पोस्चर के लिए, बैलेंसिंग के लिए। अगर कोई आदमी आंख बंद करके चल रहा है बिना देखे, तो वो किस तरीके से अपने बॉडी को एक बैलेंस वे में कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अगर आपको किसी ने आके धक्का दिया और आप गिरे नहीं, आपने अपना बैलेंस वापस कंट्रोल किया, तो आपके ब्रेन ने कैसे डिटेक्ट किया कि अच्छा मैं इस साइड जा रहा था, मुझे कंट्रोल करने के लिए इस साइड आना होगा,
ताकि मैं गिरूँ ना। तो ये जो पोस्चर और बैलेंस का कंट्रोल है, ये सेरेबेलम के पास होता है। तो आपके ये हाइंड ब्रेन के फंक्शन और इनकी एनाटॉमी मतलब इनका स्ट्रक्चर कहाँ पे है, लोकेशन आपको पता चल गया। मिड ब्रेन का मैंने फंक्शन आपको उसी समय बता दिया था। दोनों कॉर्टेक्स के बीच में कम्युनिकेशन का पैसेज बनाएगा, तो इसका फंक्शन ये होगा। मिड ब्रेन के अंदर सब पार्ट्स नहीं है आपके पास, ठीक है? सब पार्ट्स नहीं होते, बस नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का ऐसे, दोनों कॉर्टेक्स को कनेक्ट करता है, लेफ्ट और राइट को, ठीक है? और फोर ब्रेन का मैंने आपको फंक्शन नहीं बताया था, मैंने आपको एनाटॉमी बताई थी कि फोर ब्रेन का ये जो पार्ट है पूरा मेन पार्ट, इधर से छोड़ दो सेरेबेलम को, ये पूरा मेन पार्ट है। फोर ब्रेन के अगर फंक्शन पे है, तो ब्रेन में सबसे सबसे ज़्यादा फंक्शंस और सबसे ज़्यादा वर्कलोड फोर ब्रेन के पास है। कैसे? फोर ब्रेन सारे मोटर मोटर वर्क भी करेगा। मोटर का मीनिंग मैंने आपको शायद बताया होगा, अगर नहीं बताया तो मोटर का मीनिंग होता है मूवमेंट के लिए, ठीक है? मोटर वर्ड आपको जहाँ देखने को मिले, उसका मतलब होता है मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है, जैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे हाथ को यूज़ करके समझाऊँ कोई चीज़, तो मेरे ब्रेन से एक पहले सिग्नल आना ज़रूरी है कि हाथ को मुझे ऐसे मूव करना है, ठीक है? बिना ब्रेन के सिग्नल के आए हुए हम बात नहीं कर रहे अभी। हमने वो पिछले वीडियो में बात किया था कि जब ब्रेन के पास सिग्नल गया ही नहीं, उसको हम क्या कहते थे? रिकॉल करो। हाँ, उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते थे। जब इमरजेंसी सिचुएशन है, सपोज़ मैंने देख नहीं रहा था और मैंने इधर गलती से हाथ रखा और सपोज़ यहाँ पे ऐसे एक नीडल पड़ा था और मेरा हाथ पड़ गया उस पे, ठीक है? मैं ऐसे देख नहीं रहा था, नीडल पे हाथ पड़ गया, तो मैं जल्दी से हाथ हटाऊँगा, कुछ मुझे चुभेगा जैसे ही, तो मेरे ब्रेन तक वो सिग्नल नहीं गया, मेरे ब्रेन ने मुझे नहीं कहा कि हाथ हटाओ। वो यहाँ तक गया था और स्पाइनल कॉर्ड से ही वो वापस घूम के आ गया। क्यों? क्योंकि हमें टाइम बचाना था, ठीक है? तो ये इमरजेंसी रिएक्शन था, यहाँ पे बहुत ही जल्दी हमें एक्शन लेना था। पर हर टाइम ऐसे इमरजेंसी रिएक्शन नहीं होते, बल्कि बहुत कम टाइम ऐसे इमरजेंसी रिएक्शन होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोल्ड वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में, सोच समझ के हम मूवमेंट करते हैं। तो वो जितने भी कंट्रोल्ड मूवमेंट है, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए कंट्रोल्ड, क्योंकि मूवमेंट आपने देखा है कि बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के भी हो सकता है। रिफ्लेक्स का काम, और मोस्ट स्पेसिफिकली बात करें तो सेरेब्रम का। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे एक सेंट्रल गायरस होता है, सेंट्रल एक लाइनिंग होती है, ठीक है? और इधर की ओर एक पार्ट होता है और एक इधर की ओर पार्ट होता है। इधर वाले पार्ट का फंक्शन होता है मोटर का और इधर वाले पार्ट का फंक्शन होता है सेंसरी का। आप इतना अगर आपको नहीं समझ आ रहा, बस सेरेब्रम का आप ये समझो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि होता है सेंसरी। सेंसरी सेंसरी के अंदर क्या-क्या चीज़ आ जाती है? सेंसरी के अंदर आ जाता है जैसे कि टच, टच, ठीक है? पेन, टेम्परेचर। सपोज़ आपने अपने हाथ पे आइस क्यूब रखा और दूसरे हाथ पे हॉट कप ऑफ टी रखा, ठीक है? तो आपको फ़र्क पता चल रहा है टेम्परेचर में। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि आपके हाथ में रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है? रिसेप्टर्स होते हैं, वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन ले जाएगी हाथ से होते आपके नर्व्स के थ्रू और वो ब्रेन तक सेंसरी इन्फॉर्मेशन ले जाएगी। ब्रेन में क्या होगा? वो आपके फोर ब्रेन में सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सेरेब्रम में, ठीक है? सेरेब्रम में सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो वो बता देगा कि अच्छा इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ पे आपने आइस क्यूब रखा है जिस पाम में, और जिसमें हॉट कप ऑफ टी रखा है उसका टेम्परेचर, आइस क्यूब का टेम्परेचर बहुत कम लग रहा है, ठंडा लग रहा है उस एरिया में, और हॉट कप ऑफ टी वाला टेम्परेचर गर्म लग रहा है। तो टेम्परेचर का हो गया। पेन का, पेन रिसेप्टर्स होते हैं बहुत सारे। पेन रिसेप्टर आपके बहुत सारे चीज़ की वजह से स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे सपोज़ एसिड गिर गया, कहीं पे आपका स्क्रैच हो गया, कहीं पे कट लग गया, तो इंटेंस जो पेन होता है, वो भी एक सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, सेंसेशन है, पेन का सेंसेशन हो रहा है आपको। टच रिसेप्टर, टच में अगर आपका हाथ है, मैंने ऐसे हल्का से टच दिया, ठीक है? तो आपके पास एक सेंसरी इन्फॉर्मेशन गई और इसी टच को मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर से दबा के दिया टच, तो आप दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये आपका टच रिसेप्टर्स का काम है। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से बहुत सारे आते हैं, तो जितने भी ऑलमोस्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी चीज़ आप सोच सकते हो, सेंसेस से जो आप ले सकते हो, ठीक है? और कौन-कौन सा आ जाता है? बहुत सारे हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन। हियरिंग हो जाएगा, ठीक है? स्मेलिंग हो जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट विज़ुअल। तो इतने सारे सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, तो आप देख रहे हो कि सेरेब्रम का काम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये अंडरस्टूड भी हो सकता है क्योंकि बल्क ऑफ द ब्रेन तो यही बना रहा है, बल्क ऑफ द ब्रेन तो यही बना रहा है।
ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेन को हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। आपके लेवल पे इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या-क्या बताया, आपको ये डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है डायग्राम। इतने आपको ब्यूटीफुल डिटेल वे में नहीं बनाना है, तब भी आप बेसिक 3 पार्ट्स दिखा देना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। आपका काम बन जाएगा। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स के तीनों पार्ट्स के अलग-अलग आप कम से कम 1 फंक्शन याद कर लेना, आपका काम इतने में हो जाएगा। फोर ब्रेन का मैंने सेरेब्रम का आपको फंक्शन बता दिया, मिड ब्रेन का बता दिया। तो ब्रेन में आपने स्ट्रक्चर देख ही लिया, फंक्शन देख लिया बस, और क्या है। बाकी तो चीज़ें आगे धीरे-धीरे आती रहेंगी, मैं आपको बताता रहूँगा जैसे-जैसे आएगी। अभी के लेवल के लिए वैसे इतना काफ़ी है, मोर देन इनफ है बल्कि। अब हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं, क्या टॉपिक है। टिश्यू कैसे प्रोटेक्टेड है मैंने आपको पहले ही बता दिया था, स्कल प्लस मेनिन्जेस। मेनिन्जेस क्या होते हैं आपने नया शायद टर्म सुना होगा, लेकिन मेनिन्जेस मैंने आपको बता दिया 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेनस कवरिंग है, ठीक है? और प्लस सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो भी प्रोटेक्शन में काम कर रहा है। नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, ये मैंने आपको न्यूरॉन्स पढ़ाते टाइम पूरे अच्छे से समझाया है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स को कैसे साइनैप्स में डाल के एक रिस्पॉन्स एलिसिट किया जाता है, यहाँ पे मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया है। इसके बाद क्या होता है कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है? यहीं पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। सपोज़ आपकी मसल्स की अरेंजमेंट ऐसी है, ये मसल फाइबर है, आप एक बार को ये समझ लो कि ये मसल फाइबर है, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, मसल में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, आपके 2 जानना आपको ये ज़रूरी है। 2 प्रोटीन कौन से? एक्टिन, मायोसिन। तो जब यहाँ तक आ गया था सेंसरी इन्फॉर्मेशन, अब कभी न कभी वो लास्ट पार्ट तक तो जाएगा। मतलब मैंने यहाँ पे बस इस पॉइंट से डील किया था कि ये ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है नर्व टू नर्व। सपोज़ मेरे ब्रेन से सिग्नल आया कि मुझे ये हाथ को लिफ्ट करना है, ठीक है? तो ब्रेन से एक न्यूरॉन यहाँ तक गया, एक न्यूरॉन यहाँ तक गया, एक न्यूरॉन यहाँ तक, ऐसे न्यूरॉन करते-करते कभी न कभी तो एक पार्ट आएगा ही, लास्ट न्यूरॉन जो होगा, जो फाइनली मोटर न्यूरॉन होगा, जो फाइनली उसको बताएगा मसल को कि ब्रेन ने सिग्नल भेजा है, तुम्हें अब मूव करना है। वही एक मसल होगी, वही तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो मेरा हाथ लिफ्ट होगा। बिना मसल के तो मैं हाथ लिफ्ट कर नहीं सकता, कोई तो मसल रिस्पॉन्सिबल है इस एक्शन के लिए। तो जब ब्रेन ने उसको बता दिया कि ये मसल का आया है सिग्नल, आपको भेजा है सिग्नल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो उसके बाद मसल में क्या होता है कि मसल में कुछ-कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से ये 2 प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये इसको विजुअलाइज़ करने के लिए आप ये 2 डायग्राम देखो। पहले आपका कुछ ऐसा था मसल फाइबर का ओरिएंटेशन, मसल फाइबर का, अब क्या हो जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ये ऐसे ओरिएंटेड हो जाएँगे। देख रहे हो क्या फ़र्क आ रहा है? यहाँ पे गैपिंग देखो कितने थे 2 फाइबर्स के बीच में, और यहाँ पे देखो गैपिंग कितना हो गया है, यहाँ पे ओवरलैप हो गया है, ठीक है? तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, क्यों? यहाँ से नर्व न्यूरॉन्स सिग्नल ला रहे थे, न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ा था उन्होंने, मोटर एंड प्लेट कहते हैं उसको। मोटर एंड प्लेट, मोटर मतलब मैंने बताया मूवमेंट लाना है, एंड प्लेट अब एंड आ चुका है, तो उसमें वो कुछ केमिकल छोड़ेंगे साइनैप्स के थ्रू होते हुए, मसल के अंदर कैल्शियम आएगा, केमिकल चेंजेस है पाथवे, वो अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होगा इस तरीके से, एक के ऊपर एक फाइबर्स ओवरलैप करेंगे, और जब मसल का काम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया मतलब लिफ्ट कर दिया उसने, फिर नीचे भी लाना है, तो रिलैक्स होके फाइबर ऐसे वापस चले जाएँगे, कॉन्ट्रैक्ट होके इन प्लांट्स। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप सोच के आंसर करना कि क्या प्लांट्स के पास ब्रेन होता है? क्या प्लांट्स के पास ब्रेन होता है? और मैं प्लांट्स के नर्वस और केमिकल सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं लिटरली ब्रेन के बारे में पूछ रहा हूँ। सॉरी, नहीं, प्लांट्स के पास सॉरी, प्लांट्स के पास ब्रेन नहीं होता है, ठीक है? अब आप सोचोगे जब प्लांट के पास ब्रेन नहीं होता है, तो प्लांट अपने एक्टिविटीज़ को कैसे कोऑर्डिनेट करता है, कैसे इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ शो करता है? पहले तो आप ये समझो कि जितना हो रहा है एनिमल सेंसरी इनपुट ले रहा है, एनिमल आउटपुट दे रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, प्लांट्स कहाँ कुछ कर रहा है? आप कहोगे प्लांट्स तो एक जगह पे गमले में लगा हुआ है, कहाँ कुछ कर रहा है? उसको तो कोई सिग्नल की ज़रूरत ही नहीं है, उसको ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, उसको कौन-सा जाना है कहीं, कुछ उसको कौन-सा लर्न करना है, उसको कौन-सा देखना है। तो आपकी बात एक हद तक ठीक है कि जो
एनिमल्स का डेवलपमेंट है नर्वस सिस्टम का, वो बहुत अलग लेवल का है। प्लांट्स का उतने लेवल तक डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन प्लांट्स बहुत सारे फंक्शन करते हैं जो आपने शायद नोटिस किया हो या शायद नहीं किया हो नोटिस। तो कौन-कौन से ऐसे फंक्शंस हैं